तो हमने प्रीवियसली जो है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको स्टडी करना शुरू किया था। तो कल हमने कोई रेस्ट और मोशन, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, लंगरानियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, ये चीज़ें जो हैं वो देखी। आज ज़रा थोड़ा सा न्यूटन के लॉज जो हैं, ठीक है, जो कि डायनामिक्स से जिनका तल्लक है, उसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। तो न्यूटन के जो है वो 3 लॉज थे, ठीक है। और पहला लॉ ऑफ इनर्शिया था, दूसरा लॉ जो था लॉ ऑफ मोशन था, और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो है हमारे पास लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये लॉ जो है ये कहता है कि हर बॉडी जो है, ठीक है, बड़ी हो, छोटी हो, मोटी हो, पतली हो, ठीक है, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस मोशन को बरकरार रखने की कोशिश करती है जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। अब ये डस्टर जो है इधर पड़ा हुआ है और ये अभी स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो मैं अगर इसको उठाऊं यहाँ से तो इसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये वैसे डस्टर आया कहाँ से होता तो नहीं है इधर, सभी वाले ले गए। बड़ा तुमने कॉलेज की फ्लावर बहबूद के लिए बड़ा अच्छा काम किया, ठीक है। अच्छा, 12 जी डस्टर मैंने उठाया तो इस पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगी, तो ये आप इसकी अब स्टेट ऑफ रेस्ट को आपने डिस्टर्ब किया। लेकिन कब डिस्टर्ब किया? जब फोर्स लगाई। फोर्स नहीं लगाई तो ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ठीक है, आराम से बैठा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं ना, दूसरे को डिस्टर्ब ना करो, अपने काम से काम रखो। जब तक आपने अपने काम से काम रखा हुआ है उतनी देर तक इसको कोई मसला नहीं है। आप इसके काम में इंटरफेयर करेंगे तो फिर इसको उठा के आपने अपनी तरफ। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया, ये इसकी इनर्शियल स्टेट है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया ये होता है ना कि कोई चीज अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। मतलब अब आप सब लोग बैठे हुए हैं, तो जब तक आप फोर्स लगाकर कुर्सी से उठेंगे नहीं उतनी देर तक तो आपकी स्टेट रेस्ट ही रहेगी ना। अब जब आप कुर्सी से उठे तो क्या किया? आपने फोर्स लगाई है खुद से, एक अनबैलेंस फोर्स एक्सर्ट किया, उठा और चलना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे आप बैठे ही रहेंगे। अच्छा, एक बात, ये तो स्टेट ऑफ रेस्ट की होगी। अब आप सपोज करें कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही। तो अब कैसे चेंज होगी? एक्सेलरेशन कैसे पैदा होगा? उस पर फोर्स लगाए। न्यूटन का सेकंड लॉ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। ये सारे लॉज जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये लॉ जो है ये बेसिकली क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करता रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो एग्जर्ट। अब अनबैलेंस्ड का क्या मतलब होता है? बैलेंस्ड का मतलब होता है कि जितनी फोर्सेज लग रही हैं उनका वेक्टर सम 0 के बराबर हो, तो वो तो बैलेंस्ड होगी ना। वो तो फिर टोटल फोर्स रही नहीं उसके ऊपर। टोटल फोर्स होगी तो उसकी कुछ डायरेक्शन चेंज होगी ना। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक इसका रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ है और दूसरा नीचे की तरफ ग्रेविटी है। अब ग्रेविटी और जो इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ कर लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर। तो अनबैलेंस का मतलब ये है कि जो टोटल वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस का ले रहे हैं आप वो 0 के बराबर नहीं है, तो तब वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को जो है वो चेंज करेगा, ठीक है। ये हम लिखूंगा नहीं मैं इसको, ठीक है, ये तो आपको पता ही है ना इसका पहले, ये तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर जो है आपके पास वो है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन जो है सेकंड लॉ,
जिसको हम कहते हैं। अब सेकंड लॉ ये कहता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं तो उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। फोर्स लगाई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और F इज इक्वल टू ma। यहां पर m मैस उस ऑब्जेक्ट का जिसके ऊपर आप फोर्स जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, और ये a जो है ये dv/dt के बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो f जो है ये m dv/dt के बराबर होगा। ठीक है, और इसके अंदर mv जो होता है, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये मोमेंटम के बराबर होता है, यानी कि d/dt mv में अगर लिख लूं तो f dp/dt, यहां पर p जो है वो mv के बराबर है। दिस इज न्यूटन्स सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज हुआ है। ठीक है, यानी किसी इनिशियल मोमेंटम से मूव कर रहा था, फोर्स लगी तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा लॉ। उसके बाद आए थर्ड लॉ के ऊपर, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन हर एक्शन जो है उसका एक रिएक्शन होता है, और ये एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो होती हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमेशा एक्शन और रिएक्शन कब पैदा होता है? जब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर एक ये बॉडी है, इसका मास m1 है, एक ये बॉडी है, इसका मास m2 है। ठीक है, ये दोनों बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जब ये इंटरेक्ट करेंगी ठीक है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगी। ये इसके ऊपर लगाएगी F12 और ये इसके ऊपर लगाएगी F21। दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि F12 माइनस F21 के बराबर है। तो ये जो फोर्सेस हैं इनको हम फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन का नाम देते हैं। और हमेशा याद रखें कि न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है, ठीक है, वो हमेशा उस वक्त इस्तेमाल होता है जब दो ऑब्जेक्ट हों, सिंगल के ऊपर नहीं ऊपर होता। अब आप ये कहें कि जी कि इस डस्टर के ऊपर एक्शन और रिएक्शन की फोर्स लग रही है, नो, वो तो रिजल्टेंट सामने। एक्शन और रिएक्शन की फोर्स कब लगती है? जब दो ऑब्जेक्ट हो। आप किसी को थप्पड़ मारे और आगे से वो भी आपको खींच के थप्पड़ मारे, तो फिर ये क्या हो गया? एक्शन और रिएक्शन। ये किन दो के दरमियान हुआ? दो बंदों के दरमियान हुआ। एक ने मुक्का मारा, दूसरे ने भी मुक्का मारा। हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगल नहीं होता। ठीक है, तो आप ये बात याद रखने को न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है, जब दो बॉडीज जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है जी, उसके बाद एक और है इसके अंदर, ये तो न्यूटन के तीन लॉज हो गए। अब साथ ही इन न्यूटन के तीन लॉज के साथ जो है वो सुपरपोजिशन लॉ भी एक होता है कि जब एक से ज्यादा फोर्सेस आपके पास आ जाएं तो वहां पर सुपरपोजिशन लॉ में यूज करना पड़ता है। तो अब सुपरपोजिशन लॉ क्या है कि आप सपोज करें कि अगर हमारे पास Fi कोई फोर्स है,
ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल, ये फोर्स जो है ये एक्ट कर रही है किसके ऊपर? ith पार्टिकल के ऊपर। कोई ith हमने कोई जनरलाइज्ड फॉर्म जो है पार्टिकल की वो ले ली है। उसके बाद Fij, फोर्स एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल। ठीक है, जो फोर्स है ith पार्टिकल के ऊपर ड्यू टू jth पार्टिकल। उसके बाद Fi एक्सटर्नल। अब यहां पर वैसे तो ये सिस्टम इंटरनल है कि I और J दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल का नाम I है, एक पार्टिकल का नाम J है। दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर Fij हो जाए, सॉरी Fi एक्सटर्नल हो जाए, ठीक है, तो एक्सटर्नल। अब ये दो पार्टिकल्स जो हैं, मैं सपोज करेंगे, मैं कहता हूं कि ये I पार्टिकल है, ये J पार्टिकल है। अब ये सिस्टम है कोई, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इधर एनवायरनमेंट भी तो है, ये पंखा चल रहा है इसकी हवा है, ठीक है, तो इस एनवायरनमेंट की भी तो कोई फोर्स होगी ना, तो वो फोर्स कौन सी होगी? वो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स भी इस इंट्रैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होगी इफ योर सिस्टम इज नॉट आइसोलेटेड। अगर आपका सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड नहीं है। आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है उसके अंदर आप सिस्टम को बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं। आप कहते हैं जी कि इसके ऊपर एक्सटर्नल से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि हम आइसोलेटेड की तो नहीं बात कर रहे, जनरल सिस्टम की कर रहे हैं, तो यहां पर Fi एक्सटर्नल ये फोर्स है, तो द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ith पार्टिकल, एक्सटर्नल फोर्स है जो ith पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास जो Fi है, टोटल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू समेशन J Fij प्लस Fi एक्सटर्नल। ठीक है, ये टोटल फोर्स आपके पास ith पार्टिकल के ऊपर जो एक्ट कर रही है वो आ रही है। अब ये देखें, ये टोटल फोर्स दो फोर्सेस पे मुश्तमिल है। एक तो Fij फोर्स है। Fij कौन सी फोर्स है? I और J जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, I और J जो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, और F एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के ऊपर एक्सटर्नल से फोर्स लग रही है। तो टोटल फोर्स इतनी एक्ट कर रही है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो आपने इसके ऊपर लगा दी। ठीक है जी, अब ये तो हो गए, तीन लॉज हो गए और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। उसके बाद आए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर।
ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नाम भी आपने बहुत ज़्यादा सुना हुआ है। जनाब आसिफ साहब सुनो, आज ऐसी ड्यूटियां लग गई हैं। अच्छा अच्छा जी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये नाम आपने सुना, मैट्रिक्स से सुन रहे होंगे ये वाला नाम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। अब वैसे तो बेसिकली जो हम ये कहते हैं कि कोई भी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसको तशबीह दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये कमरा, अब इस कमरे को अगर देखा जाए तो ये 3D के अंदर हमें नज़र आ रहा है कमरा, ठीक है। इसकी लेंथ भी है, हाइट भी है और विड्थ भी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दिस रूम इज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब रेफरेंस का लफ्ज़ यूज़ क्यों है? क्योंकि आपने जब भी किसी चीज़ की पोजीशन को लोकेट करना होता है, तो उस पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब मिसाल के तौर पर ये क्लास यहाँ पर हो रही है 74 रूम के अंदर, तो ये अगर आप लोगों की पोजीशन को लोकेट करना है इस वक्त, तो हमें ये 74 रूम जो है इसको एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर लेना पड़ेगा। ये फ्रेम, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें आप लोग बैठे हुए हैं, आपकी क्लास हो रही है, ठीक है। कोई बंदा जो है वो आप लोगों को ढूंढना चाहता है, औरंगजेब इश्तिहारी आदमी है, इसको ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि सी आ रहा है ये, तो इसको ढूंढना चाहती है, प्रिंसिपल ढूंढ रहा है इसको, तो वो कैसे ढूंढेगा इस वक्त? वो कहेगा जी मैं टाइम टेबल देखता हूँ, 74 रूम जो है उसके अंदर 6 टर्म की क्लास हो रही है और औरंगजेब उसका सी आ रहा है, ठीक है जी। तो वो इधर आएगा और इसको आके पकड़ लेगा, ठीक है, कहेगा ये इधर। क्या इसकी पोजीशन को कैसे हमने लोकेट किया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो आप एक बात याद रखें कि फिजिक्स के अंदर जब भी आपने पोजीशन देखे ना, आप पोजीशन वेक्टर ड्रा करते हैं, जब आप मिसाल के तौर पर वो एंड के ऊपर स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि मैंने उसकी पोजीशन लोकेट करनी है, तो मैं इसका कोने को रीजन मान लूं, तो वहां से पोजीशन वेक्टर खींच दूं उधर तक, तो उसकी पोजीशन लोकेट हो जाएगी। ऐसा ही है ना, उसकी लोकेट। अब ये क्या है? ये इस रूम के अंदर, इस फ्रेम ऑफ, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपने वेक्टर को खींच कर तो उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर ली। तो अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर किसी भी इस रूम का ओरिजिन ले लें, तो आप किसी भी स्टूडेंट की पोजीशन को, पोजीशन वेक्टर को ड्रा करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम इसको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो है वो ये कह देते हैं कि दैट इज सम काइंड ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, कि ये जो है ये किसी किस्म का कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है। तो जो स्टैंडर्ड है ऑफ रेस्ट relative to which measurements are taken, ठीक है, the standard of rest relative to which the measurements, जो measurements हैं जैसे पोजीशन, टाइम, एक्सेट्रा आर टेकन, ठीक है, जिसके मुताबिक जो है आप इनकी पोजीशन लेते हैं, दैट इज, इट इज द डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है, मेजरिंग, डिस्टेंस मेजरिंग एंड टाइम measuring device।
ठीक है, तो ये कोई डिस्टेंस मेजरिंग या टाइम मेजरिंग डिवाइस है। अब जो ऑब्जर्वर है इस फ्रेम के अंदर, वो क्या ऑब्जर्व करता है? टाइम और पोजीशन, टाइम और पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को। एन ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व डिस्टेंस एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स। डिस्टेंस और टाइम के कोऑर्डिनेट्स। अब आप जारी बात है, ये रूम जो है, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आप यहाँ पर टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। जाहिर बात, आपने वॉच पहनी हुई, उस वॉच के ऊपर टाइम जो है वो पास कर रहा है, तो ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से आप जिसकी पोजीशन मेजर कर रहे हैं, मिसाल के तौर आप कहते हैं जी यहाँ से बंदा चल के वहाँ तक जाता है इस रूम के अंदर, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जाता है तो वो डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है, और जब डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उस दौरान में टाइम भी पास होता है। तो आप दोनों चीज़ें जो हैं उनको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब कुछ अजम्पशंस हैं। assumptions about space and time। स्पेस और टाइम के बारे में जो assumptions हैं, अब स्पेस जो है वो 3 डायमेंशन होती है और यूक्लिडियन होती है, R3, ठीक है। नंबर 1 है कि स्पेस is 3-dimensional and यूक्लिडियन, यानी कि R3। R3 मीन्स 3 डायरेक्शंस, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर टाइम इज 1 डायमेंशनल। टाइम जो है वो 1 डायमेंशनल होता है। अब आप देखें ना कि जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं x, y, z और t, x, y, z तो पोजीशन है, पोजीशन की 3 है, x, y और z, लेकिन t यहां पर टाइम है और इसके एक ही डायमेंशन। स्पेस टाइम की बात करते हैं ना, ये मैंने आप जो कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं यहां पर, ये किसके लिखे हैं? स्पेस और टाइम के, x, y, z, t। स्पेस और टाइम, आप जब भी आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस और टाइम अलग नहीं है, स्पेस और टाइम इकट्ठे होते हैं। स्पेस के अंदर हमेशा टाइम भी पास होता है, तो आप टाइम को स्पेस से अलग नहीं कर सकते। यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर उसके साथ उसका टाइम भी बताना पड़ता है, ठीक है। इस वक्त ये ऑब्जेक्ट इस टाइम पर इस जगह पर है, लेकिन टाइम 1D होता है। अब टाइम 1D क्या है कि वो आगे आगे ही चलता जा रहा है, ठीक है। वो फिर एक अलग स्टोरी है बाद में कि टाइम ट्रैवल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पीछे या आगे, लेकिन टाइम जो है जो अभी तक हमें पता है वो ये है कि आगे की तरफ ही मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो उसकी 1 डायमेंशन ही है। अच्छा, उसके बाद तीसरे नंबर पे डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो है, डिफरेंट ऑब्जर्वर्स, मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स जो हैं, ऑलवेज एग्री अपॉन अब डिफरेंट ऑब्जर्वर किन चीज़ों पर हमेशा एग्री करते हैं,
ठीक है, इसमें नंबर 1 द टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल है बिटवीन ए पेयर्स ऑफ इवेंट्स, जो मुख्तलिफ पेयर्स हैं इवेंट्स के, उनके दरमियान जो टाइम इंटरवल है। और नंबर 2 के ऊपर द डिस्टेंस बिटवीन 2 साइमल्टेनियस इवेंट्स। ठीक है जी। अब ऑब्जर्वर्स जो हैं, जारी बात है आप जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं उसके अंदर ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है, मेजरमेंट जो है वो कर रहा है। तो अब जो डिफरेंट ऑब्जर्वर है, अब मसलन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स की ऑब्जर्वेशन भी फिर डिफरेंट होनी चाहिए। तो अब वही क्वेश्चन आज हो रहा है कि किन चीज़ों के ऊपर वो एग्री करेंगे। वैसे तो ये है कि उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होगी, हर बंदे की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट होती है, लेकिन एग्री किस पे करेंगे? फिजिक्स के अंदर। वैसे ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो कभी भी एग्री नहीं करते, लेकिन हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स के अंदर जिस पे एग्री करेंगे उसमें एक जो टाइम इंटरवल है बिटवीन पेयर ऑफ इवेंट्स, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब यह है कि अब टाइम तो एक ही स्टैंडर्ड होता है ना, आपने जो यहाँ पर वॉच यूज कर रहे हैं उसका एक ही स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब मसलन मैं यहाँ से चल के उधर जाता हूँ, 4 स्टूडेंट मेरा टाइम मेजर करते हैं, तो उनका ऑब्जर्वेशन एक ही होना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं जी 1 मिनट है क्योंकि टाइम स्टैंडर्ड है। ठीक है, इधर से उधर तक या तो 1 मिनट लगा या 30 सेकंड लगे, तो सब ने ये कहा कि 30 सेकंड ही लगे हैं। अब इस पर एग्री करें, बाकी चीज़ों में वो डिसएग्री कर सकते हैं आपस में। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो टाइम है आपके पास, जो डिस्टेंस है 2 साइमल्टेनियस इवेंट्स का, 2 साइमल्टेनियस इवेंट्स के दरमियान। ठीक है, अब सपोज करें कि एक इवेंट इधर अकर करता है, एक इवेंट उधर अकर करता है। यहां पर ये ऑब्जर्वर्स हैं आपके पास, वो इनको इन इवेंट्स जो अकर कर रहे हैं इनके दरमियान का डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस भी स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, किस में मीटर में करोगे, सेंटीमीटर में करोगे, मिलीमीटर में करोगे। यहां पर तो इतने फासले पर होगा तो फिर मीटर में ही करोगे ऑब्वियसली, तो वो भी स्टैंडर्ड है। उसके ऊपर भी कहेंगे हाँ जी ये एक इवेंट उधर हुआ था, एक इधर हुआ था, ये 2 मीटर का, ये 3 मीटर का फासला था, तो 5 ऑब्जर्वर जो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कहेंगे हाँ जी ये 5 मीटर का ही फासला था और उसके ऊपर इवेंट्स जो हैं वो अकर हुए। समझ आ रही है बात? इन पर एग्री करते हैं, इसके अलावा और किसी चीज़ पे वो एग्री नहीं करते। बाकी और जी वो क्या किस तरह मूव कर रहा था, किस तरफ जा रहा था, क्या हो सकता है कि उनकी उसके लिहाज से डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। एक बंदा कह रहा हो कि जी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा कह रहा हो साउथ की तरफ जा रहा है, वो तो उसके लिहाज से ना जिस डायरेक्शन में वो बैठा हुआ वहां से वो उसको मेजर कर रहा है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो इन दो के ऊपर जो है वो हमेशा ऑब्जर्वर जो है वो क्या करते हैं, वो एग्री करते हैं, बाकी सारों पर उनका डिसएग्रीमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, इनमें पता है कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की 2 किस्में होती हैं। ठीक है, एक को आप कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। There are 2 types of inertial frames. ठीक है जी, नंबर 1
inertial, sorry, two types of frame of references. So number one, inertial frame of reference, और नंबर टू पर नॉन inertial frame of reference. ठीक है, तो ये दो किस्म के हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अब वो फ्रेम कि जिसके अंदर लॉज ऑफ न्यूटन होल्ड करे और नॉन एक्सेलरेटेड हो, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर, तो उनको हम क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, लॉज ऑफ न्यूटन होल्ड्स और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। ठीक है, जिनमें न्यूटन के लॉज, अब न्यूटन के कौन से लॉज? तीन लॉज, सारी मोशन इसी के ऊपर चलती है ना। मोशन को, फिजिक्स में मोशन किस पे है? न्यूटन के तीन लॉज पे। तीन लॉज को निकाल दो तो मोशन को आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ न्यूटन एक तो होल्ड करते हैं इन फ्रेम्स के अंदर, और दूसरे नंबर पर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, यानी कि ऐसे फ्रेम्स है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर। ठीक है, इनको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है उसको हमेशा स्टडी करना इजी होता है एज कंपेयर टू नॉन इनर्शियल, क्योंकि एक्सेलरेटेड नहीं होता। अच्छा, दूसरे नंबर पर है नॉन इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल के अंदर लॉज ऑफ न्यूटन जो है वो होल्ड नहीं करते। ठीक है, लॉज ऑफ न्यूटन नॉट होल्ड। ठीक है जी, और एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होते हैं। यानी कि इनके अंदर जो है वो एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहे होते। अब होती है ना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो उसके अंदर इनर्शियल फ्रेम्स को स्टडी किया जाता है, और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो उसके अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है जी, हर ये हमें पता होना चाहिए पोजीशन के लिए। तो ये दो भी हो गए। अब आगे आप कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले जो थी वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को स्टडी किया गया। शायद ये आपको याद हो, आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मैकेनिक्स 1 के चैप्टर में ये पढ़ी होगी। आगे जाके आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे जब रिलेटिविटी और कॉस्मोलॉजी का कोर्स पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो ये जो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इसमें एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी एक इक्वेशन होती है, फिर y प्राइम इज इक्वल टू वाई, z प्राइम इज इक्वल टू z, और t प्राइम इज इक्वल टू t।
तो ये स्पेस है और ये रिलेटिव है, और यहां पर ये वाला टाइम है और ये एब्सोल्यूट है। तो इनको हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। These are known as Galilean transformation। अब यहां पर मैंने लिखा स्पेस रिलेटिव। आप देखें ना, यहां एक्स प्राइम एक्स माइनस वी टी हो रहा है, डिस्टेंस इसके अंदर से माइनस हो रहा है। इन दो में तो चलो रिलेटिव नहीं हो रहा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट में रिलेटिव है। और टाइम तो एब्सोल्यूट है। ये गैलीलियन ने कहा था कि टाइम एब्सोल्यूट है, लेकिन आइंस्टाइन ने आके जब आगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आई थी, तो लॉरेंस ने कहा था कि टाइम भी एब्सोल्यूट नहीं है। उसने कहा था टाइम भी रिलेटिव है। ठीक है जी। जिसमें फिर आइंस्टाइन की आगे से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर आपने टाइम डायलेशन पढ़ी थी कि मूविंग फ्रेम के अंदर टाइम जो है वो बढ़ जाता है इवेंट्स का, एज कंपेयर टू जो फ्रेम्स मूविंग नहीं होते, स्टेशनरी होते हैं, उनके मुकाबले। स्टेशनरी और मूविंग फ्रेम के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें टाइम को, तो टाइम में चेंज आती है। तो ये बाद में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने आके इसको भी चेंज कर दिया था। ये भी जो है वो रिलेटिव हो गया था कि टाइम भी रिलेटिव है, डिपेंड करता है कि फ्रेम स्टेशनरी है या फ्रेम जो है वो मूव कर रहा है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आए उसके बाद कंजर्वेटिव क्वांटिटी के ऊपर। कंजर्वेटिव क्वांटिटी, अब ऐसी क्वांटिटी के जो कांस्टेंट रहे ड्यूरिंग द एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि वो क्वांटिटी की जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कांस्टेंट रहे, उसके अंदर कोई चेंज ना आए, तो उसको हम कंजर्व्ड क्वांटिटी का नाम देते हैं। द क्वांटिटी which remains constant during the evolution of time is known as conserved quantity। तो अगर डी पी ओवर डी टी ज़ीरो हो तो फिर पी कांस्टेंट होगा। तो अगर पी कांस्टेंट होगा तो पी इज कंजर्वेटिव, मोमेंटम कंजर्व कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरह अगर एंगुलर मोमेंटम की बात ले लें तो डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो, एल इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्वेटिव। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्वेटिव है।
इसी तरह F इज इक्वल टू माइनस डेल वी, या डेल क्रॉस F इज इक्वल टू 0। तो अगर डेल क्रॉस F 0 हो तो फिर F क्या होगा? कंजर्वेटिव होगा। F इज कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये कुछ कंजर्वेटिव क्वांटिटीज जो हैं उनकी एग्जाम्पल हैं, यानी कि वो कंजर्वेटिव क्वांटिटी का मतलब है कि वो है कि जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, जिसके अंदर टाइम के लिहाज से कोई चेंज जो है वो ना आए, तो उसको हम कंजर्वेटिव क्वांटिटी जो है उसका नाम देते हैं। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, अब कल वाले लेक्चर में फिर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है उसके ऊपर पहुँच गए। ठीक है, अभी मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ।